हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव गाइडर में। कॉम्पिटिटिव गाइडर चैनल के माध्यम से हम लोग बिहार बोर्ड 10वीं कक्षा के हिंदी पुस्तक गोधूली के देख रहे हैं, जिसमें धीमे धीमे आगे बढ़ते हुए आज हम लोग 12वें चैप्टर पर पहुंच चुके हैं। अभी से पहले 11 चैप्टर अपलोड किया जा चुका है जो गद्य खंड का है, और कल से हम लोग काव्य खंड का शुरुआत करेंगे। तो आज का यह वीडियो गद्य खंड का आखिरी वीडियो है। तो आज हम लोग डिटेल से देखेंगे। यहाँ से हम लोगों का एक खंड गद्य खंड क्लियर होगा, कल से हम लोग काव्य खंड को देखेंगे। तो चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो इसी तरह के वीडियो का अपडेट पाने के लिए चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। तो आज का जो चैप्टर है यह देखेंगे हम लोग शिक्षा और संस्कृति। यह जो शिक्षा और संस्कृति आप लोग ध्यान में रखेंगे प्यारे बच्चों, यह एक शिक्षा शास्त्र है। यह पूछ लिया जाता है बिहार बोर्ड के एग्जाम में कि संस्कृति और शिक्षा किस विद्या है। तो यहाँ से आपको बताना कि यह एक शिक्षा शास्त्र है, ध्यान रखेंगे। और इसके जो लेखक है उनका जो है वह महात्मा गांधी, जिसे राष्ट्रपिता भी कहा जाता है। तो आप ध्यान रखेंगे बापू जी भी कहा जाता है, तो इनका यही राइटर है महात्मा गांधी। तो आइए हम लोग देख लेते हैं महात्मा गांधी के कुछ जीवनी को लेकर। तो सबसे पहले आइए हम लोग राइटर के बारे में देख लेते हैं। जैसा कि आप स्लाइड्स में देख रहे हैं, यहाँ महात्मा गांधी के बारे में लिखा गया, यहाँ पे आपको महात्मा गांधी दिखाई दे रहे हैं। तो चलिए यह शुरू करते हैं। कहता है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में पोरबंदर गुजरात में हुआ था। ये पॉइंट्स आपको नोट करने हैं और याद रखने हैं। ऐसे हालांकि सभी स्टूडेंट जान रहे होंगे, फिर भी आपको याद रखने यहाँ से। चलिए आगे बढ़िए। तो यहाँ से देखते हैं, उनके पिता का नाम करमचंद गांधी और माता का नाम पुतलीबाई था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा पोरबंदर और उसके आसपास हुई। 4 सितंबर 1888 में वे वकालत की पढ़ाई के लिए यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन यूनिवर्सिटी लंदन गए। ध्यान रखिएगा, वे वकालत करने कहाँ गए थे? तो लंदन यूनिवर्सिटी लंदन गए थे। ध्यान रखिएगा, 4 दिसंबर 1888 को। आगे बढ़ी तो कहता है कि 1883 ईस्वी के में कम उम्र में ही उनका विवाह कस्तूरबा से हुआ, जो स्वाधीनता संग्राम में उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चली। गांधी जी के जीवन में दक्षिण अफ्रीका 1893 से 1914 के प्रवास का ऐतिहासिक महत्व है। वहीं उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ अहिंसा का आंदोलन उन्होंने खिलाफ छेड़ा था। तो आप ये पॉइंट्स को याद रखेंगे कि अंग्रेजों के खिलाफ अहिंसा का पहला प्रयोग उन्होंने ही वहीं पे किया था, यानी दक्षिण अफ्रीका में ही किया था। ध्यान रखेंगे। आगे की ओर बढ़िए तो कहता है कि 1915 ईस्वी में गांधी जी भारत लौट आए और स्वाधीनता संग्राम में कूद पड़े। ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। आज़ादी की लड़ाई में उन्होंने सत्य के प्रयोग किया, सत्य का हमेशा उन्होंने प्रयोग किया था। अहिंसा और सत्याग्रह, देखिए आगे की ओर बढ़िए तो यहाँ से कहता है कि अहिंसा और सत्याग्रह उनका सबसे बड़ा हथियार था। उन्होंने स्वराज की मांग की, अछूतो उद्धार का काम किया, सर्वोदय का कार्यक्रम चलाया, स्वदेशी का नारा दिया, समाज में व्याप्त उच्च नीच जाति धर्म के विभेदक भाव को निपटाने की कोशिश की, और अंततः अंग्रेजों की गुलामी से भारत को उन्होंने आज़ादी दिला दी। तो यहाँ से इनके बारे में कुछ विशेषता को दिया गया है। चलिए आगे की ओर बढ़िए तो यहाँ से देखिए कहता है कि गांधी जी को रविंद्रनाथ ठाकुर ने महात्मा कहा। आप ये पॉइंट्स याद रखेंगे। उन्हें बापू या राष्ट्रपिता आदि कहकर कृतज्ञ राष्ट्र याद करता है। गांधी जी ने हिंद स्वराज सत्य के साथ मेरे प्रयोग आदि पुस्तकें लिखे। ये इनके पुस्तकें, ध्यान रखिएगा। उन्होंने हरिजन, यंग इंडिया आदि पत्रिका का भी संपादन किया। उनका पूरा जीवन राष्ट्र के प्रति समर्पित था। उन्होंने शिक्षा, संस्कृति, राजनीति और सामाजिक एवं आर्थिक पक्षों पर खूब लिखा, और उनका प्रयोग के द्वारा भारतवर्ष को फिर से एक उन्नत एवं गौरवशाली राष्ट्र बनाने की कोशिश की। 30 जनवरी 1948 ईस्वी में नई दिल्ली में एक सिरफिरे ने उनकी हत्या कर दी। गांधी जी की स्मृति में पूरा राष्ट्र 2 अक्टूबर को उनकी जयंती मनाता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनके जन्म दिवस को अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, और साथ में ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं कि उनकी मृत्यु कब हुई थी। तो चलिए आगे की ओर बढ़िए तो यहाँ से देख सकते हैं आप, कहता है कि शिक्षा और संस्कृति जैसे विषय पर यहाँ हरिजन, यंग इंडिया जैसे ऐतिहासिक पत्रों के अग्रलेखों में संकलित संपादित राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के विचार प्रस्तुत हैं। इस पाठ में उनके क्रांतिकारी शिक्षा दर्शन के अनुरूप वास्तविक जीवन में उपयोगी व्यवहारिक दृष्टिकोण और विचार हैं, जिनके बल पर आत्मा, बुद्धि, मानस एवं संस्कृत के संतुलित परिष्कार के साथ मनुष्य के नैतिक विकास के लिए जरूरी प्रेरणाएं हैं।
गांधी जी की शिक्षा और संस्कृति की परिकल्पना निरी सैद्धांतिक नहीं है, वह जटिल और पुस्तकीय भी नहीं है, बल्कि हमारे साधारण दैनंदिन जीवन व्यवहार के गहरे अर्थों से जुड़ी है। तो आपको सबसे पहले ये पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है ना। यहाँ से ये पॉइंट्स, यह जो शिक्षा और संस्कृति लिया गया है, यह 2 अखबारों से आपको ये भी ध्यान में रखना, एक यंग इंडिया और दूसरा हरिजन, ध्यान रखना है। तो चलिए आज का हम लोग सेशन शुरू करते हैं शिक्षा और संस्कृति को। आइए चैप्टर पे अब चलते हैं। तो यहाँ से कहता है कि अहिंसक प्रतिरोध सबसे उदात्त और बढ़िया शिक्षा है। वह बच्चों को मिलने वाली साधारण अक्षर ज्ञान की शिक्षा के बाद नहीं, पहले होनी चाहिए। इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि बच्चे को वह वर्णमाला लिखे और सांसारिक ज्ञान प्राप्त करे, उसके पहले यह जानना चाहिए कि आत्मा क्या है, सत्य क्या है, प्रेम क्या है और आत्मा में क्या क्या शक्तियाँ छुपी हुई है। शिक्षा का जरूर अंग यह होना चाहिए कि बालक जीवन संग्राम में प्रेम से घृणा को, सत्य से असत्य को और कष्ट सहन से हिंसा को आसानी के साथ जीतना सीखे। इस सत्य का बल अनुभव करने के कारण ही मैंने सत्याग्रह संग्राम के उत्तरार्ध में पहले टॉलस्टॉय होम में और बाद में फिनिक्स आश्रम में बच्चों को इसी ढंग की तालीम देने की भरसक कोशिश की थी। तो देखिए यहाँ से कुल टोटल जो पॉइंट्स यहाँ से बताए जा रहे हैं कि हमारे जीवन में हमारे छोटे बच्चों को जो सबसे पहले अक्षर की ज्ञान मिलते हैं, उन सबों से पहले उनको और कोई चीज़ की ज्ञान होनी चाहिए। जिसमें यहाँ पे बच्चों को क्या ज्ञान होनी चाहिए, उनको यह पता होना चाहिए कि आत्मा क्या है, संसारिक ज्ञान क्या है, सत्य क्या है, प्रेम क्या है और आत्मा में क्या क्या शक्तियाँ छुपी हुई है। तो ये सभी अगर पॉइंट्स जिस बच्चे के अंदर यह चीज़ पता हो जाता है, वह एक अच्छे बच्चे के साथ साथ अपने जो सुख दुख और अपने में जो प्रॉब्लम, जो समस्या क्रिएट होता है, उसको वह आसानी से सॉल्यूशन कर लेता है, उसको सोल्व कर लेता है। तो ये सारे जानकारी उसके अंदर होने चाहिए। चलिए आगे की ओर बढ़िए। तो देखिए यहाँ से कहा है कि मेरी राय में बुद्धि की सच्ची शिक्षा शरीर की स्थूल इंद्रियों अर्थात हाथ, पैर, नाक, कान, आँख वगैरह के ठीक उपयोग और तालीम के द्वारा ही हो सकती है। दूसरे शब्दों में बच्चे द्वारा इंद्रियों का बुद्धिपूर्वक उपयोग उसकी बुद्धि के विकास का जल्द से जल्द और उत्तम तरीका है, परंतु शरीर और मस्तिष्क के विकास के साथ आत्मा की जागृति भी उतनी ही नहीं होगी, तो केवल बुद्धि का विकास घटिया एवं एकांगी वस्तु ही साबित होगा। आध्यात्मिक शिक्षा से मेरा मतलब हृदय की शिक्षा है, इसलिए मस्तिष्क का ठीक और सर्वांगीण विकास तभी हो सकता है जब साथ साथ बच्चे की शारीरिक और आध्यात्मिक शक्तियों की भी शिक्षा होती रहे। ये सब बातें अविभाज्य है, इसलिए इस सिद्धांत के अनुसार यह मान लेना कुतर्क होगा कि उनका विकास अलग अलग या एक दूसरे से स्वतंत्र रूप में किस प्रकार किया जा सकता है। तो यहाँ से कुल टोटल यह अपने राय को व्यक्त करते हैं गांधी जी कि अच्छे बच्चे वे होते हैं जिनके ज्ञान इंद्रियां, हाथ, पैर, आँख, कान, नाक वगैरह ठीक से उपयोग हो, यानी सभी जगह इनका उपयोग हो और शरीर में जो भी शरीर के ज्ञान इंद्रियां हैं, उनके जो बुद्धिपरक उपयोग है वह समय समय पे और जल्द और उत्तम तरीकों के रूप में किया जाए। तो अगर ऐसा होता है तो वह बच्चा आगे चलकर बहुत अच्छे काम करेगा और साथ में वह बच्चा के जो मस्तिष्क है, उसके अंदर जो सोचने की भावना या सोचने की जो क्षमता है, वह सबसे ज़्यादा विकसित रहेगा। तो ये अपने जो उद्देश्य हैं, अपने जो मंतव्य हैं इनके, वे हम लोगों के सामने इन्होंने इस चैप्टर के माध्यम से रखा है। चलिए आगे की ओर बढ़िए। तो देखिए यहाँ से कहता है कि शिक्षा में मेरा अभिप्राय यह है कि बच्चे और मनुष्य के शरीर, बुद्धि और आत्मा के सभी उत्तम गुणों को प्रकट किया जाए। पढ़ना लिखना शिक्षा का अंत तो है ही नहीं, वह आदि भी नहीं है। वह पुरुष और स्त्री को शिक्षा देने के साधनों में केवल एक साधन है। साक्षरता स्वयं कोई शिक्षा नहीं है। इसलिए तो मैं बच्चे की शिक्षा का प्रारंभ इस तरह करूँगा कि उसे कोई उपयोगी दस्तकारी सिखाई जाए और जिस क्षण से वह अपनी तालीम शुरू करे, उसी क्षण उसे उत्पादन का काम करने योग्य बना दिया जाए। ये कहते हैं कि अच्छे बच्चे
अच्छे मनुष्य की शरीर में जो बुद्धि और आत्मा है तभी उत्तम गुण प्रकट कर सकता है जब उसके अंदर उस तरह के वैभव, उस तरह के गुण उपलब्ध हों और साथ में उस तरह के उनको आध्यात्मिक शिक्षा दिया गया हो। पढ़ना लिखना ही सिर्फ शिक्षा नहीं है, ध्यान रखेंगे। इसमें कहा गया है कि पढ़ना लिखना ही सिर्फ शिक्षा नहीं है और उसकी कोई अंत नहीं है, और अगर अंत नहीं है तो उसकी कोई आदि भी नहीं है। ये कहते हैं महात्मा गांधी जी। चलिए आगे बढ़िए तो कहता है कि मेरे मतानुसार इस प्रकार की शिक्षा पद्धति में मस्तिष्क और आत्मा का उच्चतम विकास संभव है। इतना ही बात है कि आजकल की तरह प्रत्येक दस्तकारी केवल यांत्रिक ढंग से न सिखाकर वैज्ञानिक ढंग से सिखाना पड़ेगी। अर्थात बच्चे को प्रत्येक प्रक्रिया का कारण जानना चाहिए। मैं चाहता हूं कि सारी शिक्षा किसी दस्तकारी या उद्योग के द्वारा दी जाए। ये सोचते हैं कि हर बच्चे के अंदर एक कलाकारी होना चाहिए और सभी बच्चों को उद्योग के द्वारा शिक्षा दिया जाना चाहिए, ताकि वे लोग अपने समय में, वे लोग अपने जीवन में प्रैक्टिकल के साथ यानी उपयोग के साथ आगे बढ़े, जिससे उनके अंदर जो सीखने की भावना है और वह तेज़ी से बढ़ सके। आगे बढ़िए तो देखिए यहाँ से कहा गया कि आपको यह ध्यान में रखना चाहिए कि प्रारंभिक शिक्षा में सफाई, तंदुरुस्ती, भोजना शास्त्र, अपना काम आप करने और घर पर माता पिता को मदद देने वगैरह के मूल सिद्धांत शामिल हो। ये कहते हैं कि हम लोगों के अंदर ऐसा होना चाहिए। मौजूदा पीढ़ी के लड़कों को स्वच्छता और स्वावलंबन का कोई ज्ञान नहीं होता और वे शरीर से कमज़ोर होते हैं। इसलिए मैं संगीतमय कवायद के जरिए उनको अनिवार्य शारीरिक तालीम दिलाऊंगा। ये कहते हैं गांधी जी कि आज के जो बच्चे मॉडर्न युग के हैं उनके अंदर तो स्वच्छता नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, स्वावलंबन नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, और वे अपने शरीर से क्या हो जाते हैं, इस तरह से कमज़ोर हो जाते हैं। और इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ कि संगीतमय कवायदा के जरिए आप लोगों को शारीरिक तालीम देने के या शारीरिक तालीम दिलवाऊंगा। चलिए आगे की ओर बढ़िए तो देखिए यहाँ से कहा है, इस प्रकार कताई और बुनाई जैसे ग्राम उद्योग द्वारा प्राथमिक शिक्षा देने की मेरी योजना में कल्पना यह है कि यह एक ऐसी शांत सामाजिक क्रांति की अग्रदूत बने जिसमें अत्यंत दूरगामी परिणाम भरे हुए हैं। इसमें नगर और ग्राम के संबंधों का एक स्वास्थ्यप्रद और नैतिक आधार प्राप्त होगा और समाज की मौजूदा आरक्षित अवस्था और वर्गों के परस्पर विषाक्त संबंधों की कुछ बड़ी से बड़ी बुराइयों को दूर करने में बहुत सहायता मिलेगी। इससे हमारे देहात का दिन दिन बढ़ने वाला हौस रुक जाएगा और एक दिन ऐसी अधिक न्यायपूर्ण व्यवस्था की बुनियादी पड़ेगी जिसमें गरीब अमीर का अप्राकृतिक भेद न हो और हर एक के लिए गुजर के लायक कमाई और स्वतंत्रता के अधिकार का आश्वासन हो। और यह सब किसी भयंकर और रक्त रंजित वर्ग युद्ध अथवा बहुत भारी पूंजी के व्यय के बिना भी हो जाएगा। देखिए ये कहते हैं कि मैं एक ऐसा शिक्षा देना चाहता हूँ, मैं एक ऐसा शिक्षा लाना चाहता हूँ, मैं एक ऐसा क्रांति लाना चाहता हूँ जो समाज में अग्रदूत बनकर आगे निकले और सभी को स्वास्थ्यप्रद दे, नैतिक आधार दे, सभी को आर्थिक व्यवस्था भी कंप्लीट करे। और उन्होंने इस रूप में कताई और धुनाई जैसे ग्राम जो उद्योग है उनको शिक्षा देने की इन्होंने कोशिश किया। चलिए आगे की ओर बढ़िए तो देखिए यहाँ से कह रहा है, आगे बढ़ने पर यहाँ से हम लोग देखेंगे, इससे हमारे देहात का दिनों दिन जो बढ़ने वाला हाथ है वह रुक जाएगा। और इस तरह से उन्होंने आश्वासन दिया। और यह सब किसी भयंकर और ये सब जो ग्राम उद्योग छोटे छोटे जो काम है जो कताई बुनाई वाले हैं, ये कोई ज़्यादा भयंकर नहीं है, जिसमें कोई रक्त रंजित यानी कोई मर्डर खून की बात इसमें नहीं होगी और इसमें नहीं भारी पूंजी का व्यय होगा। लेकिन अगर आप लोग ऐसे काम करना चाहते हो तो यह एक बहुत अच्छी या यह एक बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा साबित होगी। चलिए आगे की ओर बढ़िए तो कहता है कि मेरी योजना में विदेशों से मंगाई हुई मशीनरी या वैज्ञानिक और यांत्रिक दस्ता पर भी लाचार होकर निर्भर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आखिर बात यह है कि बड़े बड़े विशेषज्ञों की वृद्धि की ज़रूरत न होने के कारण एक तरह से जनसाधारण को भाग्य का निपटारा स्वयं उन्हीं के हाथों में रहेगा। ये कहते हैं कि जिस तरह से विदेशी आप सामान जो मशीनरी मंगा रहे, जो वैज्ञानिकी यंत्र मंगा रहे, ये सभी से लाचार होकर लोग उन पर निर्भर हो रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। लोग उन पर निर्भर
निर्भर ना होकर के वे खुद पर निर्भर हैं कि वे बड़े बड़े जो विशेषज्ञ हैं, जो बुद्धि की ज़रूरत उन्हें है, उन्हें देना चाहिए और उनको इस तरह से निपटारा उन्हीं के हाथों में रहेगा। कब? जब आप लोग विदेशी चीज़ों को यूज़ करेंगे तब। यानी इन्होंने स्वदेशी का नारा दिया और स्वदेश के लिए, और इन्होंने साथ में अपने हाथ से बनाने जैसे काम को इन्होंने प्राथमिकता दिया। चलिए आगे की ओर बढ़िए तो देखिए यहाँ से कहता है कि जब भारत को स्वराज मिल जाएगा तब शिक्षा का क्या ध्येय होगा। चरित्र निर्माण, मैं साहस, बल, सदाचार और बड़े लक्ष्य के लिए काम करने में आत्मोत्सर्ग की शक्ति का विश्वास कराने की कोशिश करूंगा। यह साक्षरता से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। किताबी ज्ञान तो उस बड़े उद्देश्य का एक साधन मात्र है। ये कहते हैं कि अगर भारत का स्वराज, भारत स्वराज के मतलब अपना इसका राज मिल जाएगा तो हम यहाँ शिक्षा का जो महत्व है वो बहुत अच्छा यहाँ पे लाएंगे, उसका चरित्र निर्माण करेंगे और मैं हमेशा साहस और बल, सदाचार और बड़े लक्ष्य के साथ काम करने के लिए आप लोगों के बीच मौजूद रहूंगा। ये कहते गांधी जी। चलिए अगले पॉइंट्स की ओर बढ़िए तो यहाँ से कहता है कि मेरा ख्याल है कि अगर व्यक्ति का चरित्र निर्माण करने में हम सफल हो जाएंगे तो समाज अपना काम आप संभाल लेगा। इस प्रकार जिन व्यक्तियों का विकास हो जाएगा उनके हाथों में समाज के संगठन का काम मैं खुशी से सौंप दूंगा। ये गांधी जी कहते हैं कि अगर आप लोगों के अंदर उतनी क्षमता आ जाती है कि आप जो अपना काम है उसको आप संभाल लेंगे तो मैं खुशी खुशी आपको वह काम सौंप दूंगा। चलिए आगे की ओर बढ़िए तो कहता है कि मैं चाहता हूं कि उस भाषा अंग्रेजी में और इसी तरह संसार की अन्य भाषाओं में जो ज्ञान भंडार भरा पड़ा है उसे राष्ट्र अपनी ही देसी भाषाओं के द्वारा प्राप्त करे। मुझे रविंद्रनाथ की अपूर्व रचनाओं की खूबियां जानने के लिए बांग्ला सीखने की जरूरत नहीं, ये मुझे अच्छे अनुवाद से मिल जाती हैं। गुजराती लड़कों और लड़कियों को टॉलस्टॉय की छोटी छोटी कहानियों से लाभ उठाने के लिए रूसी भाषा सीखने की आवश्यकता नहीं, वे तो उन्हें अच्छे अनुवादों के जरिए सीख लेते हैं। ये कहते हैं गांधी जी कुल टोटल यहाँ से कि हम लोगों के अंदर, मैं चाहता हूँ कि जो आप लोगों के अंदर है वह भाषा का जो आपके अंदर कठिनाई है, जो ज्ञान भरा पड़ा है अंग्रेजी भाषा की तरह, उनको आप देसी भाषा के रूप में रिलेट करके पढ़ो, उनको आप अनुवाद करके पढ़ो। मुझे रविंद्रनाथ, ये कहते हैं एग्जाम्पल के रूप में कि मुझे रविंद्रनाथ की अपूर्व जो रचनाएं हैं उनको पढ़ने के लिए, उनको समझने के लिए, उनकी खूबियों को मुझे बांग्ला सीखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वे एक बहुत अच्छे अनुवादक हैं और वे अनुवादों में मिल जाते हैं। चलिए आगे की ओर बढ़िए तो यहाँ से हम लोग देखेंगे महत्वपूर्ण पॉइंट्स को। तो यहाँ से कहा कि अंग्रेजों को यह गर्व है कि संसार में जो उत्तम साहित्य उत्पन्न होता है वह प्रकाशित होने के एक सप्ताह के भीतर सीधी सादी अंग्रेजों में उस राष्ट्र के हाथों में आ जाता है। शेक्सपियर और मिल्टन ने जो कुछ सोचा या लिखा है उसके उत्तम भाग को प्राप्त करने के लिए मुझे अंग्रेजी सीखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये कहते हैं कि जिस तरह से शेक्सपियर और मिल्टन ने कुछ सोचा है और उन सोचे हुए बातों को उन्होंने लिखा है और अगर मुझे वह पढ़ना है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि मुझे अंग्रेजी सीखनी चाहिए क्योंकि मैं उसे अनुवाद करके भी उसे पढ़ सकता हूँ। ये गांधी जी कहते हैं अपने अंदर शिक्षा की बात को लेकर जगाए हैं हम लोगों के मन में। आगे बढ़िए तो देखिए यहाँ से कहा गया है कि यह अच्छी मितव्यता, देखिए यह अच्छी मितव्यता होगी यदि हम विद्यार्थियों का एक अलग वर्ग ऐसा रख दे जिसका काम यह हो कि संसार के भिन्न भिन्न भाषाओं में से सीखने की उत्तम बातें वह जान ले और उनके अनुवाद देसी भाषाओं में करके देता रहे। ये कहते हैं कि ऐसा होना चाहिए लेकिन ऐसा शायद नहीं हो पाता है। आगे बढ़िए तो देखिए यहाँ से आप देख सकते हैं कि यह बात मेरे विचार में भी नहीं आ सकती कि हम कूपमंडूक बन जाएं या अपने चारों ओर दीवारें खड़ी कर लें, मगर ऐसा नम्रतापूर्वक यह कथन जरूर है कि दूसरी संस्कृतियों की समझ और कद्र स्वयं अपनी संस्कृति की कद्र होने और उसमें हजम कर लेने की बात होनी चाहिए। पहले हरगिज़ नहीं, मेरा दृढ़ मत है कि कोई संस्कृति इतने रत्न भंडार से भरी हुई नहीं है जितनी हमारी अपनी संस्कृति है। हमें उससे जाना नहीं, हमें तो उनके अध्ययन के
अध्ययन को तुच्छ मानना और उनका मूल्य कम करना सिखाया गया है। हमने उनके अनुसार जीवन बिताना छोड़ दिया है। उनका ज्ञान हो मगर उस पर अमल न किया जाए तो वह मसाले में रखी हुई लाश जैसी है, जो शायद दिखने में सुंदर हो परंतु उससे कोई प्रेरणा या पवित्रता प्राप्त नहीं होती है। आगे बढ़िए तो इसी में कहा है कि मेरा धर्म जहाँ यह आग्रह रखता है कि स्वयं अपनी संस्कृति को हृदयांकित करके उसके अनुसार आचरण किया जाए, क्योंकि वैसा न किया जाए तो उनका परिणाम सामाजिक आत्महत्या होगा। वहाँ वह दूसरी संस्कृतियों को तुच्छ समझने या उनकी उपेक्षा करने का निषेध भी करता है। तो चलिए कुल टोटल यहाँ से हम लोग पॉइंट्स देखिए तो यहाँ से कहता है कि उनके विचार में ऐसा आता है कि कहीं हम कूप मंडूक न बन जाएं, हमारे चारों तरफ दीवार न बन जाए। किसको लेकर ये ऐसा कहते हैं? तो ये भाषा को लेकर कहते हैं। वे कहते हैं कि अगर आप भाषा, मेरा दृढ़ ऐसा मत है कि कोई संस्कृत इतना भंडार से भरा हुआ नहीं है, इतना रत्न भंडार से भरा हुआ नहीं है कि जितना मेरा है संस्कृति वह भरा हुआ है, मगर उस पर अमल किया जाए तो अगर हम औरों की बात करें तो उस पर अगर अमल किया जाए तो आप देखेंगे कि वह मसाल जो है ना, मसाले में रखी हुई लाश के जैसी है, जो सुंदर तो दिख सकती है लेकिन उसका कोई पवित्र प्राप्त नहीं है, उसका कोई प्रेरणा प्राप्त नहीं है। ये गांधी जी कहते हैं। चलिए अगले पॉइंट्स की ओर बढ़िए तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि कोई संस्कृति जिंदा नहीं रह सकती अगर वह दूसरों का बहिष्कार करने की कोशिश करती है। इस समय भारत में शुद्ध आर्य संस्कृति जैसी कोई चीज़ मौजूद नहीं। आर्य लोग भारत के ही रहने वाले थे या जबरन यहाँ आ घुसे थे। इसमें मुझे बहुत दिलचस्पी नहीं। मुझे जिस बात में दिलचस्पी है वह यह है कि मेरे पूर्वज एक दूसरे के साथ बड़ी आज़ादी के साथ मिल गए और मौजूदा पीढ़ी वाले हम लोग उस पर मिलावट की ही उपज हैं। देखिए ये कहते हैं कि जिस तरह से कोई संस्कृति जिंदा नहीं रह सकती, ठीक उसी प्रकार से उसे बहिष्कार करने की भी कोशिश नहीं करती। यहाँ पे बात किया गया है कि इस समय जो भारत में वह शुद्ध आर्य संस्कृति जैसे कोई चीज़ मौजूदा नहीं है। आर्य लोग भारत में ही रहने वाले थे या जबरन आके घुसे थे। मुझे इस बात के बारे में जानने में कोई दिलचस्पी नहीं है। मुझे तो इस बात की जानने में दिलचस्पी है कि जो मेरे पूर्वज थे अभी से पहले, वे बड़ी आज़ादी के साथ एक दूसरे से मिल गए और मौजूदा पीढ़ी हम लोग जो आज हैं वह मिलावट में जी रहे हैं। चलिए आगे की ओर बढ़िए तो यहाँ से कहता है कि मैं नहीं चाहता कि मेरे घर के चारों ओर दीवारें खड़ी कर दी जाए और मेरी खिड़कियाँ बंद कर दी जाए। मैं चाहता हूँ कि सब देशों की संस्कृतियों की हवा मेरे घर के चारों ओर अधिक से अधिक स्वतंत्रता के साथ बहती रहे, मगर मैं उनमें से किसी के झोंके में उड़ न जाऊँगा। मैं चाहूँगा कि साहित्य में रुचि रखने वाले हमारे युवा स्त्री पुरुष जितना चाहे अंग्रेजी और संसार की दूसरी भाषाएँ सीखें और फिर उनसे यह आशा रखूंगा कि वे अपनी विद्वता का लाभ भारत और संसार को उसी तरह से देंगे जैसे बोस, राय एवं स्वयं कविवर ने दे रहे हैं। लेकिन मैं यह नहीं चाहूँगा कि एक भारतवासी अपनी मातृभाषा को भूल जाए, उसकी उपेक्षा करे, उस पर शर्मिंदा हो या यह अनुभव करे कि वह अपनी खुद की देसी भाषा में विचार नहीं कर सकता या उसमें उत्तम विचार प्रकट नहीं कर सकता। मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है। तो देखिए यहाँ से ये अपने मंतव्य को लेकर कहते हैं कि मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ कि मेरे घर के चारों तरफ दीवार खड़ी हो जाए और दीवार में जो खिड़की है मैं उसको बंद कर लूँ, और मैं ये भी नहीं चाहता हूँ कि जो मेरे अंदर की जो कूड़ा कचरा जो भर रखा है अन्य को लेकर, ये भी मेरे अंदर नहीं होना चाहिए। और लेखक यह चाहता है कि मैं सब भारत के सभी यानी देश के सभी संस्कृतियों की हवा मेरे घर से यानी हम लोगों के दिल से गुजरे और हम लोग उसको आसानी से समझ सकें। और ये भी ये कहते हैं कि आप लोग अन्य भाषाओं को सीखो, ऐसा कोई बात नहीं कि आप लोग नहीं सीखो। वे कहते हैं कि आप अन्य भाषाओं को भी सीखें, लेकिन उन भाषाओं को सीखने के बाद आप लोग अपनी भाषा जो है मातृभाषा उसे ना भूल जाएं। आपको ऐसा ना हो कि आप उसमें एक अच्छा विचार ले सकें। चलिए आज थोड़ा सा लास्ट पॉइंट देख लेते हैं। कहता है कि भारतीय संस्कृति उन भिन्न भिन्न संस्कृतियों के सामंजस्य के प्रतीक है जिसके हिंदुस्तान में पैर जम गए हैं, जिनका भारतीय जीवन पर प्रभाव पड़ चुका है और जो स्वयं भी भारतीय जीवन से प्रभावित हुई हैं। यह सामंजस्य कुदरती तौर पर स्वदेशी ढंग का होगा, जिसमें प्रत्येक संस्कृति के लिए अपना उचित स्थान सुरक्षित होगा। वह अमेरिकी ढंग का सामंजस्य नहीं होगा जिसमें एक प्रमुख
संस्कृति बाकी संस्कृतियों को हजम कर लेती है और जिसका लक्ष्य मेल की तरफ नहीं बल्कि कृत्रिम और ज़बरदस्ती की एकता की ओर है। ये कहते हैं कि भारत के अंदर जो भिन्न भिन्न संस्कृतियाँ हैं वह सामंजस्य का प्रतीक है। वे जिसके हिंदुस्तान में पैर जम गए हैं, यानी यहाँ के संस्कृति को देखकर औरों के मन में और उनके मन में ऐसा लालच हो जाता है काश मैं यहाँ का होता। लेकिन जिनका भारतीय जीवन पर प्रभाव पड़ चुका है वे स्वयं को भारतीय जीवन से प्रभावित हुई हैं, यानी वे सोचते हैं कि मैं भी भारतीय जीवन में पलूँ बढ़ूँ और आगे बढ़ूँ। वे अमेरिकी ढंग का सामंजस्य नहीं होगा, वे कहते हैं कि जिस तरह से अमेरिकी ढंग में सामंजस्य होता है वह ऐसा भारतीय में नहीं होता है। जिस तरह से उनका लक्ष्य मेल की तरफ नहीं है बल्कि कृत्रिम और ज़बरदस्ती की एकता की ओर है। आप ध्यान रखेंगे ये सभी पॉइंट्स को, आप इसको एक दो बार अवश्य देखें ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। आप यहाँ से इसको देख सकते हैं, क्वेश्चन आंसर को कहता है कि गांधी जी बढ़िया शिक्षा किसे कहते हैं, तो हमने आपको बता रखा था कि गांधी जी बढ़िया शिक्षा किसे कहते हैं। ज्ञान इंद्रियों का बुद्धि पूर्वक प्रयोग सीखना क्यों जरूरी है। अगर आप लोग इसका आंसर क्वेश्चन चाहते हैं तो आप लोग चैनल के कमेंट सेक्शन में कमेंट अवश्य करें। इसका कमेंट सेक्शन में पढ़कर हम आप लोगों को आंसर क्वेश्चन इसका सॉल्यूशन एक सीरीज चलाऊंगा। लेकिन आप लोगों से कुछ गुजारिश है, ये सभी पॉइंट्स को आपको देखना है और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट सेक्शन में कमेंट अवश्य करें अपने सुझाव को लेकर। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर अगले दिन अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।